मेरा नाम है मोविन फ्रांसिस लोबो। मैं यहाँ पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और मैंने MALC ज्वाइन किया था 1990 में। उस वक्त डॉक्टर फाओ फिज़िकली प्रेजेंट थी। ठीक है। आज वो फिज़िकली तो नहीं है मगर उनकी रूह हमारे साथ है। ठीक है। डेवलपमेंट बहुत हुई है इन 33 इयर्स में। डेवलपमेंट में इस लिहाज से कहूँगा कि एक दौर वो था कि हमारा फोकस सिर्फ लेप्रेसी पे होता था। फिर अल्लाह का शुक्र है हमने 1996 में लेप्रेसी कंट्रोल किया और जब हमने लेप्रेसी कंट्रोल किया था, ये पाकिस्तान एम्ब्रो रीजन में फ़र्स्ट कंट्री थी कि जिन्होंने लेप्रेसी कंट्रोल किया। WHO के टारगेट से 4 साल पहले WHO ने हमें टारगेट दिया था 2000 का, हमने 1996 में कंट्रोल किया। तो लेप्रेसी कंट्रोल के बाद बल्कि उसके साथ साथ हमने दूसरे डिसिप्लिन ऐड करने शुरू कर दिए थे, जैसा लेप्रेसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ट्यूबरकुलोसिस। अब हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में भी कर रहे हैं और कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर डिसेबल्ड उसमें भी काम कर रहे हैं। खैर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादातर बहुत जो गरीब लोग होते हैं वही आते हैं। उनको कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस का तो ये मैं अक्सर मेरे कुछ जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई आई सर्जरी के लिए आना है तो आप अपना कार्ड दे दें या वो आपसे मिलने आके। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग मेरे पूछे बगैर यहाँ पहुँचें और अगर आपको सर्विस सही नहीं मिलती फिर मेरे पास आएँ। तो मुझे मतलब ये पूरी कॉन्फिडेंट अपनी टीम पे कि सर्विसेज जो हैं वो दिल से दे दें। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर फाओ की मौजूदगी में अच्छा चल रहा था और अब अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी गलत है। और अगर मैं ये कहूँ कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है उनके गैर मौजूदगी में, तो ये भी मैं नहीं कहूँगा। इसलिए कि उनकी जो शख्सियत थी ना, वो शख्सियत उनकी ऐसी थी कि वो दिलों में घर कर जाती थी। पूरी ज़िंदगी उसने पाकिस्तान के उन इलाकों में काम किए कि जहाँ पर कोई दूसरे जाना नहीं चाहते थे। वो कराची में बहुत कम मौजूद होती थी। मैं उनके साथ ट्रैवल करता रहा मैं, तो मैंने उससे ये अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं पर भी जाती थी उनके लिए वो एक अपना घर होता था। हम किसी सेंटर में हम चले जाते थे, गिलगित में चले जाते थे, उसने अपना छोटा सा बैग खोल दिया, वो उसका घर हो गया। वो वहाँ पर 15-20 दिन, महीने वहाँ पर रहती थी, उनके लिए कोई मसला नहीं। मगर हम जैसे आम लोगों के लिए हम 10 दिन रहते थे और हम सोचते थे घर कब जाएंगे। देखिए, जब तक डॉक्टर फाओ थी शायद लोग इतना नहीं जानते थे उनको। मैं आपके साथ बिल्कुल ओपन हो रहा हूँ। और ये एक बार किसी रिपोर्टर ने भी उनसे पूछा था कि डॉक्टर फाओ, आप लोग इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मगर आपके इदारे को और आपको लोग इतने जानते नहीं हैं। तो उन्होंने उनका एक मखसूस अंदाज़ था, वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर दूसरे लोग कोई जाते नहीं हैं। तो जब डॉक्टर फाओ का जब इंतकाल हुआ, जब ये खबर पहुंची कि वो हॉस्पिटलाइज हैं, फिर काफ़ी मीडिया में बातें आने लगी। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद बहुत पब्लिसिटी मिली, पता चला लोगों को कि ये इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, इस पर वक्फ कर दी ना। और उनके मरने के बाद मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम को ज़्यादा रिकग्निशन मिली है और हमारी जो सपोर्ट है वो भी बढ़ गई है। इसलिए कि हमारे अभी जो साथी हैं यहाँ पर और इंटरनेशनल, वो ये कहते हैं, देखिए ये खातून जर्मनी से आके उन्होंने यहाँ काम शुरू किया और इनके गुजर जाने के बाद अगर ये काम अगर ख़त्म हो गया तो ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी सही नहीं होगा। तो जो पाकिस्तानी हमारी लोकल कम्युनिटी है वो बहुत सपोर्ट कर रही है। ठीक है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी यही है कि हम डॉक्टर फाओ को सपोर्ट करते थे। कल को ये नहीं समझे लोग कि हम डॉक्टर फाओ की वजह से सपोर्ट करते थे। हम डॉक्टर फाओ की जो उनका एक मकसद था हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर फाओ वो एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन को बिलोंग करती हैं जिनका नाम है डॉटर्स ऑफ द हार्ट ऑफ मैरी। उनका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। तो उनकी जो सिस्टर्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में, वो यहाँ पर काम कर रही थी। तो उन्होंने जाना था इंडिया, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो सिस्टरों ने कहा आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ से आपको वीज़ा आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई तो उन्होंने कहा मैक्लोड रोड में उन दिनों में एक कॉलोनी होती थी जहाँ पर ये पर्सन्स अफेक्टेड बाय लेप्रेसी वो होते थे। तो उनके साथ वहाँ पर गई तो वहाँ पर जब देखा कि जो हाल थे गटर के पानी में वो चल के गई और चूहे ज़ख्मों को खा रहे हैं,
तो सिस्टरों ने कहा कि आप अगर हमारे साथ ये काम करें, तो उन्होंने कहा ये मुझसे काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये काम। तो रात को जब वो सोई, फिर उनको एक कॉलिंग हुई, पुकार हुई ना। सुबह आके उन्होंने कहा कि शायद खुदावन मुझसे यही काम लेना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर आके काम करूँगी। उसका देखिए मेन मकसद ये था ना कि हमारी जो कौम है ना, उनको जो सही काम कर रहे होते हैं और जो सही लीडर है ना, उनको इतनी समझ है। ठीक है। पाकिस्तान जब एक क्राइसिस से गुजर रहा था, जब एक सिचुएशन ऐसा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, लोग डरते थे एरियाज़ में जाने के लिए, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हुए लोग डरते थे, हमारी टीम को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। और ये डॉक्टर फाओ, आपको मालूम है एक वो था कि फॉरेनरों का अलाउ नहीं, फॉरेनर जाते थे, लोग जानते थे डॉक्टर फाओ, पूरे पाकिस्तान में उनको जानते थे कि ये किसके लिए काम कर रही हैं। तो हमें कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और ये जो काम करती थी इंसानियत के लिए, आप देखिए हमारे 90% ऑफ द जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है ना, लोग कभी कभार ये समझते हैं कि भाई ये एक क्रिश्चियन इदारा है। 90% हमारे जो वर्कर्स हैं ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो मुस्लिम्स हैं। और बाकी 10% आप कहते हैं कि उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। तो ये हम सब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। और हमारी एक स्पिरिट है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये किसकी स्पिरिट, हम ये कहते हैं कि ये पूरे प्रोग्राम की जो स्पिरिट है वो डॉक्टर रूथ फाओ की स्पिरिट है। मेरी पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजरी है। एक मरतबा हम डॉक्टर फाओ का इंटरव्यू दे रही थी, आप जैसे कोई साथी थे, उन्होंने डॉक्टर फाओ से पूछा डॉक्टर फाओ कोई मैसेज देना चाहती हैं आप हमारे लोगों के लिए? तो उन्होंने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहने लगी कि अगर मुझे मैसेज देने के लिए पहले मुझे अपनी एक ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो उनका एक मैसेज था। तो मैं तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ, ये डॉक्टर फाओ के अल्फाज हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। मगर ये डेफिनेटली है कि हमारी जो टीम है, ये पूरी टीम जो है ये इस वक्त डॉक्टर फाओ की टीम है। ठीक है ना, मैं खुद डॉक्टर फाओ की टीम है। और हम जो डॉक्टर फाओ ने काम शुरू किया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम आगे बढ़ाएँ। देखें, डॉक्टर फाओ एक नेशनल फिगर थी, बल्कि इंटरनेशनल फिगर थी जी। मगर उनका ये था कि वो, हम गिलगित जाते थे तो गिलगित से वो उन दिनों में नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन नाटको का एक बस हुआ करता था, उसमें वो जाती थी। ठीक है ना, और वो 18 घंटे का सफ़र होता था। ठीक है। ये वॉशरूम्स वगैरह तो बाद में बने, बीच में दासू में एक बन गया था, तो बड़ी खुश हुई थी। नहीं तो ये सफ़र करने के लिए वो एक हफ्ते पहले वो खाना कम कर देती थी और पानी कम कर देती थी, इसलिए कि रास्ते में उसको कहीं ज़रूरत ना पड़े वॉशरूम की। ठीक है। तो ये कुर्बानियाँ थी। ठीक है। और गाड़ियाँ हमारे पास फील्ड की गाड़ियाँ थी, डबल मतलब 4 व्हील ड्राइव वाली, मगर कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। ये कहती थी कि ये पेशेंट्स के लिए हैं, ठीक है, मतलब फील्ड में जाने के लिए, ये मेरे लिए नहीं है। ये डॉक्टर फाओ का अपार्टमेंट था, ये जिस पे हम बैठे हैं ये उनके डाइनिंग टेबल थी। ये मेरे पीछे जो है वो गेस्ट रूम था। जो भी गेस्ट आते थे, कभी कभार गेस्ट के अलावा कोई रास्ते पे ऐसी ख़वातीन मिल जाती थी जो घर नहीं है जिनका, उनको खाने के, तो उनको यहाँ ठहरा देती थी। डॉक्टर फाओ अक्सर कहती थी कि लेप्रेसी का कोई म्यूज़ियम होना चाहिए। तो हम कहते हैं डॉक्टर फाओ कहाँ पर करेंगे, जगह ही नहीं हमारे पास। मगर किसको मालूम था कि उनकी ये जो अपार्टमेंट थी उसी को म्यूज़ियम बना देंगे। आज ये हमने उनके जो अपार्टमेंट है उसको हमने म्यूज़ियम बना दिया है। मगर वो किसका म्यूज़ियम है? डॉक्टर रूथ फाओ की यादें।